आपने हमेशा फिल्म्स और मूवीज में डिटेक्टिव्स के बारे में सुना होगा। असली डिटेक्टिव्स कैसे होते हैं उनसे हम आज मिलेंगे रजनी पंडित जी से। रजनी पंडित जी देश की पहली महिला डिटेक्टिव हैं। तो उन्हीं से जानेंगे उनका सफर कैसा रहा, क्या क्या परेशानियां उन्हें फेस करनी पड़ी, और एक महिला होते हुए एक ऐसे फील्ड में कदम रखना जिसमें पहले कोई महिला नहीं थी। तो उन सब के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रजनी जी मौजूद है। रजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। रंजी, सबसे पहले तो यही कि डिटेक्टिव ही क्यों, मतलब आप कुछ और भी फील्ड चूज कर सकती थी। क्यों सोचा जासूस बनने का, क्यों सोचा? सच की खोज करना मेरा एक बचपन का स्वभाव था कि लोग झूठ बोल रहे हैं तो उनको रंगे हाथ पकड़ लेना कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। तो ये जो आदत थी वो मुझे आगे काम में आई और मुझे मालूम नहीं था कि मैं जासूस बनूंगी। लेकिन जैसे मैं पढ़ाई करती थी, हमारे फैमिली में भी एक प्रोग्राम हुआ था। उसमें कोई चीज हम लोग एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, तो वो गिफ्ट का बैग और उसका टैग सब अलग था और क्वालिटी अलग थी। तो सब लोग हमारे घर पे आके बोल रहे थे, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या मैंने क्या किया, वो बैग ली, वो साड़ी ली और दुकान में गई। दुकान में जाकर मैंने उनको पूछा कि भाई ये साड़ी तो आपकी दुकान की है क्या? तो बोले नहीं, हमारी दुकान की नहीं, बैग हमारी है, टैग हमारा नहीं है और साड़ी भी हमारी नहीं है। तो मैंने जब हमारे घर में वो रिश्तेदार आए तो उनको बोल दिया कि आपको जो देना था वो लोगों को प्यार से कुछ भी देते थे, लेकिन अच्छी क्वालिटी का देने का, ऐसा क्यों दिया? तो सबने गुस्सा किया, बोले कि तुम्हारी मम्मी को मेरे बोले तुम्हारी बेटी मुंह फट है, तो बोलने की आदत नहीं है, हम लोग क्या झूठे हैं क्या, ऐसे वगैरह बोले। तो मेरे से ज्यादा कोई रिश्ता रखते नहीं थे क्योंकि मैं मुंह फट हूँ। सब लोग मेरे को टालते थे, इनके साथ बात मत करो। उसके बाद मैं कॉलेज में पढ़ाई करती थी। पढ़ाई करने के टाइम पे मेरे साथ जो सहेली थी, उनका बिहेवियर मुझे ठीक नहीं लगा और मैंने उनका शेडोइंग करने का मुझे था, लेकिन वो कहाँ रहती है, क्योंकि कॉलेज में हम रहते लेक्चर के लिए सब साथ साथ रहते हैं, स्कूल में हमें एक दूसरे का एड्रेस वगैरह मालूम होता है। तो मैंने क्लार्क से जाके बात की कि मुझे कुछ सरप्राइज गिफ्ट देना है। तो उन्होंने बोला कि मुझे एड्रेस चाहिए, तो उन्होंने तुरंत मेरे को एड्रेस निकाल के दिया। तो उनको क्या मालूम कि मेरे मन में क्या बात है, तो उन्होंने एड्रेस देने के बाद मैं उनके घर तक गई, उनके पेरेंट्स को बता दिया कि देखो आपकी बेटी आपके पीठ पीछे क्या कर रही है। तो पहले उसकी मम्मी बोली कि नहीं, तू उनके ऊपर जलती होगी, मेरी बेटी कभी ऐसा करेगी नहीं, वो तो कितनी इंटेलिजेंट है। लेकिन उसके डैडी ने कहा कि मैं देखता हूँ इनके साथ जाके कि अपनी बेटी क्या गुल खिलाई है। फिर वो मेरे साथ आया, हमारे पापा पॉकेट मनी देते थे, वो जमा करके करके मैंने टैक्सी वैक्सी का खर्चा उठाया और उनको लेके आए। और बेटी तभी एक होटल में चार पांच लड़कों के साथ बैठी थी, ड्रिंक कर रही थी, स्मोक कर रही थी। तो ये सब उनको दिखाया तो उनको शौक लगा और उन्होंने बोला आप तो स्पाई है। तो भी मुझे स्पाई डिटेक्टिव ये लाइन का कुछ इतना ज्ञान भी नहीं था, ना मैंने किताब भी पढ़ी थी, ना डिटेक्टिव क्या होते हैं कुछ मालूम नहीं था। मेरा भाई है, उसने बहुत सारे डिटेक्टिव के पिक्चर्स देखे हैं, किताबें पढ़ी है, लेकिन मुझे कुछ भी मालूम नहीं था इसके बारे में। फिर मैंने बोला चलो स्पाई क्या होता है मालूम नहीं। फिर मैं जॉब करती थी क्योंकि कॉलेज सुबह था, पूरा दिन क्या करने का, तो मैं पैकिंग के कंपनी में जो दवाई का कंपनी है वहां में सुबह सुबह 10 बजे से 5 बजे का जॉब पकड़ा था। वहां भी एक लेडी रोने लगी कि देखो मेरे घर में ना अभी शादी हो गई है और मेरे घर में चोरी होने लगी है बेटी की। तो मुझे पता नहीं है कि जो कि मेरे तीनों बेटों को मैंने ऐसा शिक्षा दी है कि वो कभी किसी की एक चीज भी नहीं हाथ लगाएंगे। बहू को इल्जाम करेंगे तो अभी शादी करके वो नई नई आई है, उसको भी ठीक नहीं लगेगा। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं ये चोरी कैसे पकड़ू। तो मैंने बोला आप मेरे पास काम दे दो ना। तो बोले तू तो यहाँ जॉब करती है, तू क्या करेगी? तो मैंने बोला नहीं, जब मुझे ब्रेक मिलेगा ना तभी मैं आपका काम करके देती हूँ, तब तक आप मुझे फोटोग्राफ्स, आपका एड्रेस सब दे दीजिए। वो बोले ठीक है। और फिर मजा बोले किसी को बोलना मत कंपनी में, लेकिन मैं तेरे को तेरे पास मैंने बोल दिया है तो तू मेरे को करके दे। मैंने कहा ठीक है। फिर ब्रेक मिलने के बाद मैंने कंटिन्यू 15 दिन उनके घर तक वॉच देखा। सबसे पहले ये घर से लास्ट सबसे पहले निकलती थी और घर के पहले भी वही आती थी रिटर्न, और बाकी के बच्चे लेट आते थे और पहले निकल जाते थे। बहू भी उनके पहले निकल जाती थी। तो उसके बाद कौन आता है, तो पता चला 8-15 दिन में कि उनका एक बेटा था, वो घर पे आता था, कुछ चीज देता था और अपने फ्रेंड के घर पे जाता था, कहीं बेचता नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने बोला आज मेरे घर में ये चीज गई। तो मैंने बोला आप अभी चुप रहो, 2-3 बार अपने को मिलने दो,
एक बार किया तो वो कुछ झूठ भी बोल सकता है, लेकिन मैंने मेरा बेटा क्यों ऐसा करेगा, मैंने किसी चीज की कमी नहीं की है। मैंने देखो विश्वास ऐसी चीज होती है, कभी कोई सामने वाला विश्वास न करे तो भी हमें लगता है नहीं नहीं ये भरोसे वाला ही नहीं करेगा, और वही निकलता है। तो नहीं ठीक है आप बोल रही है ना, तो हम देखते हैं। फिर थर्ड टाइम पे हमने देखा, और उन्होंने फिर सेकंड संडे को मीटिंग रखी घर पे, और बोले कि सच सच बताओ मेरे पास प्रूफ आए हैं, और कौन चोरी कर रहा है। सब एक दूसरे के प्रति देखने लगे, क्या प्रूफ है, कौन करेगा, लेकिन जो चोर होता है उसके चेहरे पे तो कुछ छुपा ही नहीं जाता है। उसका चेहरा थोड़ा उतर गया था, तो उन्होंने तो होता है नहीं, अपने घर में तो पहले कभी ऐसा नहीं होता था, भाभी आने के बाद शुरू हुआ है। तो उनको राग आया, गुस्सा आ गया, और उन्होंने बेटे के मुंह पे एक थप्पड़ मारी। बोली करता है तू और बहू पे इल्जाम लगाता है। फिर बहू ने उनका हाथ रोक लिया और बोली कि आप रुक जाइए, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ वो। फिर उन्होंने बताया कि इनकी एक चीज मुझे ऐसे मालूम हुई थी पर्सनल, कि उनको ऐसा डर था कि मम्मी को बताएगी तो मम्मी मुझे घर से निकाल देगी, तो भाभी को ये बताना मत। लेकिन मन का डर आदमी को कुछ भी करने को मजबूर होता है। ऐसे उनको लगता था कभी ना कभी तो ये भाभी अपनी मम्मी को बता देगी और मेरा सच बाहर निकल आएगा। इसके लिए वो डर के मारे एक चीज सब बहू पे आ जाएगी, और बहू घर से निकल जाएगी भाभी, तो अपना एग्जाम भी बाजू में हो जाएगा, फिर सब चीज हम लोग घर पे ला सकते हैं। तो ये जब पकड़े गए तभी तो उन्होंने बोला अरे आपने कितना अच्छा काम करके दिया, मैं तुम्हें गलत इंसान पे इल्जाम लगा के, कुछ मुझे ऐसा काम वाली पे भी डाउट था कि वो भी कर सकती है, ये कर सकते हैं, लेकिन मेरा बेटा ही ऐसा निकला। फिर ऐसे जॉब करते करते आजू बाजू के लोगों के प्रॉब्लम थे जो हमारे पड़ोस में रहती थी, और उनके घर में हमेशा वो झगड़े होते थे। वो बिजनेसमैन था और बोलता था मेरा लॉस हुआ है बिजनेस में, आज पॉकेट मारा गया है, बहुत रश थी कहा। तो मैंने बोला ये रोज हमेशा कैसा 8-15 दिन में इसका पॉकेट मारा जाता है कि चोर इनके पीछे है? तो बोलती आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये कुछ कर रहे हैं? तो बोलते नहीं मैं हस्बैंड के पीछे नहीं आऊंगी, आपको चाहिए तो आप कुछ करो, लेकिन कुछ तो मैं नहीं जिम्मेदार, क्योंकि मुझे छोड़ देगा। तो मैंने कहा क्यों छोड़ेगा, उसकी गलती अगर सामने आएगी तो आप रोक सकते हैं ना इस चीज को। तो ये मन का डर उनसे निकाल दिया, तो बोले नहीं आप ही कर दो। तो मैंने उनका पीछा किया, क्योंकि पड़ोस में थे तो मेरे को जान जाती थी कि ये अपना पीछा कर रही, तो मैंने बुरखा वगैरह डाला और उनका पीछा किया। तो इनको जुआ खेलने की और बाहर में जाने की आदत थी, और पैसा जब वहां खर्चा होता था तो वही बोलता था आज कुछ बिजनेस नहीं हुआ है, आज पॉकेट मारा गया है, किसी ने पैसा डुबा दिया है, ऐसा कुछ भी बहाना बताता था। फिर उन्होंने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया होटल में, और फिर अपना बिजनेस अपने हाथ में लिया, और हस्बैंड को बोला कि अभी तेरा पॉकेट कहाँ मारा जाता है मुझे पता चला है। तो एक घर उजड़ते उजड़ते बच गया। तो ऐसे करते करते एक रिपोर्टर्स मेरे पास आए थे, और उनकी बहन की शादी हो गई थी, और तब तक मैंने ऐड देने की काफी कोशिश की कि कोई ऐड लेगा कि डिटेक्टिव, तो बोलते नहीं अपने यहाँ डिटेक्टिव कोई है नहीं, और डिटेक्टिव के ऐड भी नहीं लेते। तो मैंने बोला फिर ये प्रोफेशन बढ़ाएंगे कैसे ना। मेरा ग्रेजुएशन हुआ था तो मेरे को जॉनसन जॉनसन वगैरह कंपनी से परमानेंट के लिए लेटर भी आए थे। और अचानक वो रिपोर्टर का जो भाई बहन की शादी हुई थी तो उनके घर में एक लेटर आया कि देखो कि आपने जिनके साथ शादी की है उसकी पहली शादी हो गई है, और अब बच्चों को छोड़कर वो मुंबई चला आया है। तो बोले अगर वो हस्बैंड को पूछेंगे तो उनको डाउट हो जाएगा कि ये मेरे ऊपर शक करती है, संसार भी टूट सकता है, तो अभी मैं क्या करूं। तो मैंने बोला देखते हैं ना क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, कुछ भी नहीं। वो बोलता है कि मैं बम्बई का हूँ, मेरे कोई नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है, कोई नहीं है। और इसमें न्यूज़पेपर में आया था उसका, तो वो हम लोगों ने उनको कांटेक्ट किया और हमारी शादी हो गई थी। तो मैंने बोला अभी इसका गुस्सा है क्या है, ये सब जानना जरूरी है। फिर वो डोंबिवली से सुबह सुबह निकलता था 5 बजे स्कूल जाने के लिए, टीचर था। तो मैंने भी वो ट्रेन में पकड़ के उनके साथ बात करते करते पहचान बढ़ा कि आप कहाँ के हो। मैं भी टीचर का काम करती हूँ लेकिन नई नहीं हूँ। तो बोले मैं हूँ, और मेरा गांव का नाम लिया उसने। तो मुझे बस सुराग मिल गया, मैं उनके गांव तक पहुंचे थे, मम्मी रेडी थे, वाइफ थी। लेकिन इनका हमेशा झगड़ा होता था, इसके लिए घर छोड़ के मुंबई भाग आया था। तो फिर इनको सब सच्चाई बताई, फिर वो लोगों को बुलाए ये सामने सामने, फिर ना घर का ना घाट का, ऐसी उनकी हाल हो गई। फिर उन्होंने मुझे न्यूज़पेपर में पब्लिसिटी दी। वो देखकर फिर ये अपना टीवी सीरियल वाले आए थे कि हमें आपके ऊपर प्रोग्राम करना है। तो मैंने बोला आपको कैसे पता चला कि मैं ये काम करती हूँ? तो बोले नहीं कोई इंग्लिश मैगजीन में आपका इंटरव्यू है। तो किसी ने क्या है? तो उन्होंने वो आपका किसी मराठी मैगजीन में आया था, वो देख के इंग्लिश मैगजीन में आया है, तो हम भी किसी से कम नहीं है, प्रोग्राम करना है।
और जब इंदिरा गांधी के 19 जनवरी को ये रहता है बर्थडे, तभी आपका प्रोग्राम हमें दिखाना है। तो उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाली 10 लड़कियों का इंटरव्यू किया था। फिर उन्होंने पहला मेरा इंटरव्यू किया, और वो देखने के बाद वो रहे कि, और अभी DD1 DD2 दो ही चैनल्स थे। तो उन खतों से इनका रूम भर गया था, इतना लोग मेरे बारे में इंक्वायरी करने लगे कि रजनी पंडित कौन है और हमारा काम उनके पास है। तभी पता चला कि ये प्रोफेशन की समाज को कितनी जरूरत है। ऐड नहीं लेते थे तो प्रोफेशन बना, लेकिन मेरे इंटरव्यू बहुत सारे अखबार में आने, बहुत लैंग्वेज में सब जगह आने लगे, और फिर मुझे कभी ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा रजनी जी, आप कब से हैं इस प्रोफेशन में? मतलब कितने साल हो गए आपको और कितने केस अभी तक आपने सॉल्व कर लिए? 35 ईयर हो गए। और कितने केसेस आपके पास आए हैं, कितने केसेस आपने सॉल्व किए, एक एस्टिमेट? 80,000 के ऊपर केसेस हुए हैं अभी तक। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, किसी के घर में बच्चों का प्रॉब्लम है कि कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कौन सी आदत है। जहाँ शादी तय होती है तो लड़का लड़कियों के बारे में इंक्वायरी आती है। शादी के बाद कभी हस्बैंड या पत्नी को लेट होता है तो उसकी वजह क्या है, वो किसके साथ है, कि सच में कंपनी में काम है, उस बहाने पे और कहीं जाती है, वो देखना है। जब कोई कंपनी का डुप्लीकेट माल तैयार होता है तो मार्केट कम दामों में बिका जाता है, वो होते हैं। मर्डर केस आते हैं, क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, उनके बारे में इंक्वायरी है। कोई ये करते हैं, अपना चोरी वगैरह करते हैं तो उसके बारे में जानकारी। कोई आदमी लापता होता है तो उसकी वजह क्या है, ये सब अलग अलग टाइप के केसेस आने लगे। और मैंने कहा ट्रेनिंग लिया है, और डिटेक्टिव इज बॉर्न नॉट मेड, ऐसे फॉरेन कंट्रीज का भी कहना है। वो बोलते हैं हम कितना भी लोगों को प्रशिक्षण दे, लेकिन जब कोई आपत्ति आती है तो उसके सामना करके आप हमेशा चौकन्ना रहकर डिसीजन लेना जरूरी होता है, और ये सब कुदरती देन होती है। अच्छा, बहुत सारी मूवीज जासूसों पर, डिटेक्टिव्स पर बनी है, और बहुत लोगों को हाँ, पता भी नहीं होता है कि ये क्या है, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही हाँ, मतलब ये कॉमन चीज नहीं है जासूस होना। बराबर है। तो हाँ, ऐसे में मतलब भारत जैसे देश में ऐसे फील्ड को चुनना जो जो बहुत ज्यादा खुला हुआ नहीं है, बहुत छिपा हुआ फील्ड है ये। तो ऐसे में आपने मतलब करियर बनाने का कैसे सोचा इसमें, कि आपको ये लगा कि नहीं मुझे यही प्रोफेशन चूज करना लेकिन है? कुछ कुछ भी सोचा नहीं था कि मैं करियर इसमें ही करूंगी करके। लेकिन लोगों ने मेरे पर विश्वास रखा। लोगों ने मुझे काम देने के बाद एक एक काम, मेरा अनुभव ही, मेरा एक्सपीरियंस ही मेरे गॉड है, कि मैं सीख गई हूँ उसमें से। ना कहीं ट्रेनिंग लिया है, ना कोई किताब में कोई गाइडेंस मिला है। अपने आप, मेरे डैडी सीआईडी में थे, लेकिन कभी हम पुलिस स्टेशन पे भी नहीं गए क्योंकि उनको पसंद नहीं था। और जब मैंने बोला कि मुझे अभी इतना सब काम आ रहा है, तो बोले ये प्रोफेशन कोई सिंपल प्रोफेशन नहीं है, तुम्हें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। तो मैंने बोला जब हर चीज में कोई ना कोई तो प्रॉब्लम रहता ही है, तो हम हमेशा डर के मारे कुछ नहीं करें, वो गलत है। हम कहीं नीचे बैठे, ऊपर से छत गिर जाएगा तो भी मौत आ सकती है। शादी करके कोई प्रॉब्लम होता है, कभी हस्बैंड नहीं ठीक रहता है तो भी वो अपने को जलाकर मार देता है, कुछ भी हो सकता है। तो डर वर्ड मेरे डिक्शनरी में नहीं है। तो मैंने जब प्रोफेशन चुना तो कोई ना कोई आपत्ति अपने ऊपर आएगी तो जरूर था। और लोगों का अच्छा करते करते समझो, अगर अपने को कुछ करना पड़े तो क्या बुराई है। अच्छा, आपने कोई डिटेक्टिव वाली, जासूस वाली कोई मूवी देखी है? नहीं, कोई भी नहीं। सुना होगा उनके बारे में, मतलब कुछ अलग उनके लगता है बारे कि में है, और बहुत सारे करमचंद और बहुत सारे जासूसी सीरियल्स आती थी, तो मैं देखती थी एक ही डिटेक्टिव दिखाते हैं और उसका एक असिस्टेंट, वो मूली या गाजर खा के कुछ ना कुछ फॉलो अप करते, ये करते। तो एक डिटेक्टिव अकेला काम नहीं कर सकता है, उसके लिए अच्छी टीम की जरूरत है। जब आप ये प्रोफेशन बढ़ाते हैं तो ये मेरा आर्थिक सक्सेस, मेरी टीम मेरे साथ है, और उनका भी सक्सेस मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। काम उनका होता है, लेकिन ब्रेन मेरा होता है कि काम किस तरह से आगे करना है, और किस तरह से अपने को उलिया बदलना है, अलग अलग बेस बदलने पड़ते हैं। ये तो वो कैसे सीखना चाहिए, कितने बेमालूम में बोलना चाहिए, ये सब चीजें अपने आप को आनी चाहिए। अच्छा एक महिला के तौर जब मैंने पर मर्डर केस ली थी, जब मैंने जी जी। मर्डर केस ली थी, मेरी 5वीं या 6वीं केस थी। और इस घर में पहले हस्बैंड गुजर गए थे, और उसके बाद उनके बेटे को रास्ते से हटाया था। तभी उन लोगों को डाउट था कि मैं अपनी फैमिली का ही कोई हिस्सा है,
ये माँ के ऊपर एग्जाम था, तो उन लोगों ने बोला था कि आप हमारा काम ले सकती है क्या, ऐसे ऐसे केस है, लेकिन हमारे ऊपर भी वॉच है, तो हम कहीं और जगह मिलेंगे। तो बाहर भी मिलना मुश्किल था, तो हम तभी क्या करते थे, मंत्रालय, विधान भवन, वहां वो लोग मीटिंग के लिए आते थे। आज हमारी बातें होती थी, फिर एक एक करके हम लोग उनको बताते थे कि आज क्या हुआ, कल क्या होने वाला है, ये सब उनको जानकारी देते थे। ऐसे करते करते बाहर से तो उसका कुछ मिल नहीं रहा था, और जो बंदा जिसने मर्डर किया था रास्ते में जाते जाते उनका, तो वो मिल नहीं रहा था, तो वो उसको मिलने आता है क्या, वो चेक करना था। तो फिर सर्वेंट बनकर मुझे 6 महीना वहां रुकना पड़ा। और रुकने के बाद एक बार वो आके गया, उन दोनों का काफी झगड़ा हुआ, तो मैंने उनको हुलिया बताया कि ऐसा ऐसा बंदा है जो आके गया, और उनके आपस में कुछ बात हो रही थी, लेकिन उनकी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे पता चल रहा था कि वो उसको बोल रही है कि तू बार बार मत आना, अभी जो कुछ तेरे को चाहिए हो तेरे सेकंड टाइम आके तू लेके जाना, लेकिन मेरे मिलने में ना पुलिस की नजर मेरे ऊपर है, उस समझ आने का कुछ है। तो उन्होंने बोला कि नहीं यही आदमी है, सेकंड टाइम आएगा तो आप उनको पकड़ लेना, अभी मैं तो नहीं अकेले पकड़ सकती है, और हमें अथॉरिटी भी नहीं है पुलिस जैसी कि हम किसी को पकड़े और किसी के पास देके लेके जाएंगे। तो मैंने वहां और मैं रुकी थी, और 3 महीने के बाद वापिस वो बंदा आया। फिर उसने पैसे की बैग वगैरह निकाली, उनके आपस में कुछ बातें हुई, तो मैंने बोला अभी आया और निकल गया तो वापस मिलने वाला नहीं है। फिर मैं किचन में गई, किचन में से छुरी ली, पैरों पे गिरा दी, खून आने लगा, तो उन्होंने बोला क्या हुआ, तो मैंने बोला नहीं मेरे को खून आने लगा है, तो बोलते नीचे जा बैंडेज करके, और तभी मोबाइल भी नहीं थे, तो नीचे जाके मुझे कॉइन डाल के बताना पड़ा उनको कि वो लोग फिर 10-15 मिनट में वो लोग आए, उन्होंने उस बंदे को पकड़ लिया, उस औरत को पकड़ के वो लेके गए पुलिस स्टेशन में। तो ऐसे ही सब आइडिया यूज करनी पड़ती है कि अभी अपने को कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपने को इंजरी खुद को करना पड़ती है, कुछ भी आइडिया लगाना पड़ता है, इसके लिए शार्प दिमाग होना बहुत डिटेक्टिव के लिए जरूरी है। अच्छा, ये रिस्की भी है। मतलब आपने जैसे बताया कि आप अकेले कैसे उन्हें हैंडल कर लेती, तो हाँ, एक एक हाँ। महिला के तौर पे मतलब जब एक औरत ऐसे फील्ड में कदम रखती है जो रिस्की भी होता है, जिसमें अ, मतलब हर जगह छोटी छोटी चीजों पे छोटे छोटे स्टेप लेने में आपको रिस्क है, तो ऐसे में मतलब आपको कुछ परेशानी एक महिला के तौर पर देखनी पड़ी? एक तो क्या कि पहली महिला कोई नहीं थी, तो हम बस स्टॉप पे खड़े रहेंगे या कहीं किसी का वेट कर रहे होंगे, तो लोग एक अलग नजर से देखते थे कि ये क्यों वेट कर रहा है। जब नए कुछ हम करते हैं, कदम रखने जाते हैं, तो जैसे अपनी जूती भी आवाज करती है, वैसे नया कुछ प्रोफेशन ले लो तो लोग टीका टिप्पणियां करते हैं। वैसे लोग हमेशा भी मिलते थे, राजनीति के कोई लोग मिले कि आपको कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं मिला क्या, आपने ये क्यों चुना है। एक रिपोर्टर मिला कि लोगों के पीछे पड़ने वाली औरत है औरत है, तो वो मेरा हेडिंग आया था कि ये ऐसा ऐसा करती है। तो लेकिन मैं सच्चाई सामने लाती थी। जब मुझे पहला अवार्ड देने की कोशिश हुई थी, तभी लोग बोलते थे कि इस प्रोफेशन को अवार्ड देने का कि नहीं, ये लोगों का घर तोड़ देती है। फिर लोगों ने बोला नहीं, तोड़ नहीं देती है, वो लोगों का घर भी बसाती है और सच्चाई सामने लाती है, तो उनको अवार्ड मिलना चाहिए। फिर मुझे कमिश्नर राममूर्ति तभी थे, एक आईपीएस अधिकारी, एक घोड़सवारी करने वाली थी मैं, ऐसे 7 लोगों का सम्मान किया था, रीमा राकेशनाथ, प्रीति सप्रू, हम लोगों का ये किया था पेडिशन। और उसके बाद मुझे मराठी मित्र मंडल, बहुत सारे हिरकणी अवार्ड जब स्टार्ट ही आया था, तो बहुत सारे अवार्ड, 67 तक अवार्ड मिले। लेकिन जब मैं प्रोफेशन चुना था तभी मैं पहली महिला हूँ, ये भी मुझे पता नहीं था। लोगों ने बताया कि फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव आप है, आप जेम्स बॉन्ड है, आप लेडी बॉन्ड है। अच्छा, आपके बाद जो अब जो लड़कियां आ रही हैं, जो महिलाएं आपके बाद इस प्रोफेशन में आ रही हैं, उनके हाँ, लिए अगर कुछ मतलब उनके लिए आपका क्या टिप रहेगा कि तुम इन सब चीजों का ध्यान रखना? हाँ, इन सब चीजों को, एक तो आपको शार्प दिमाग चाहिए और चौकन्ना हमेशा होना चाहिए, तेज दिमाग, शार्प नजर, और अचानक भी कोई आपत्ति आती है तो डिसीजन लेने की क्षमता, हिम्मत होनी चाहिए। और जो भी कुछ कर रहे हैं, तो अपने को पब्लिसिटी मिल रही है या कोई अपने को खरीद रहा है पैसों से, तो आप कुछ भी किसी को गलत बता देंगे। अगर अपने को पता चला कि हमारा आदमी अपने हाथ से मिस हुआ है, तो सच बताने का, झूठ बता के किसी का पैसा लेने का नहीं। आज मैंने इतना बड़ा प्रोफेशन चुन लिया है, लेकिन मेरे को एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मुझे डर नहीं, मैं किसी को फंसाती नहीं और किसी का झूठ भी नहीं करती हूँ। कोई आता है कि आपने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, अगर अचानक किसी को पता चलता है कि ये काम मैंने कर दिया है, तो मैंने बोला अगर मैं नहीं करूंगी तो कोई और करेगा, और आप उसे मार डालोगे तो और कोई डिटेक्टिव तैयारी हो जाएंगे ना, तो आप क्या कर सकते हैं।
तो जिनके मन में मेरे बारे में गुस्सा आता है वो सलाम करके निकल जाता है। रजनी जी, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए।